सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshistory पर सब्सक्राइब कीजिए। के दारुल-हुकूमत में हिंदुस्तान के यौम आज़ादी पर मुजाहरा किया गया। कश्मीरी अवाम ने भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया। पेरिस में इंडिया के सफारतखाने के सामने मुजाहरे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोदी दहशतगर्द के नारे भी लगाए गए। मोदी हम क्या चाहते हैं, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। वही बात तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। ये सब अमीर के बारे जोर-जोर करके वही बात लीबरे मोदी उधर इटली में भी भारतीय यौम आज़ादी पर एहतजाज हुआ। रशिया में हिंदुस्तान के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं राजा जुल्फिकार। राजा जुल्फिकार, बताएगा इस हवाले से। आज 15 अगस्त के मौका पर इटली भर में, मिलान, ब्रेशिया, रोम में मुख्तलिफ मकामात पर यौम स्याह मनाया गया और मिलान कौंसलेट में भरपूर लोगों ने, कम्युनिटी ने भरपूर तौर पर इसमें जोशो खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में भी कश्मीरियों ने भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया। इसी हवाले से बताएंगे ब्यूरो चीफ एजाज फजल। जी एजाज। जी बिल्कुल, इस वक्त कश्मीरी कम्युनिटी हिंदुस्तान जब अपना यौम आज़ादी मना रहा है, कश्मीरी यौम से आज के दिन मनाते हैं। चौधरी साहब, आज का ये मुजाहरा आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं मिनी लॉकडाउन की वजह से, क्या कहेंगे? हम अपना एहतजाज आज रजिस्टर कराएंगे। 15 अगस्त को यौम स्याह है हमारा। हम कश्मीरी चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि कश्मीरी आज भी मुतवक्को हैं अपनी रिहाई के लिए और अपनी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। क्या कहेंगे सिद्दीक साहब? मैं यही मैसेज दूंगा तमाम सामीन सुनने वालों को, हम सब मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ हैं, शाना बशाना है। इंशाल्लाह ये जारी सारी रहेगा हमारा प्रोग्राम। इन लोगों का ये कहना है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को कश्मीरियों के हक़ के लिए खड़ा होना होगा और उनको उनका बुनियादी हक़ दिलवाने के लिए बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को अक़वाम मुत्तहिदा की जो मंजूर करदा करारदादें हैं कश्मीरियों के हक़ में, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को अपना किरदार अदा करना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। भारत के यौम आज़ादी पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है, जिसमें सिख फॉर जस्टिस और ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के कारकुन भी शरीक हैं। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे असद अली मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। असद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आज भारत अपना यौम आज़ादी मना रहा है, लेकिन लंदन में और बरतानिया भर में सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट के जो लोग हैं, जो खालिस्तान चाहते हैं भारत में, आज वो बड़ी तादाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लंदन में जमा है और वो खालिस्तान के हक में और भारत की जमहूरियत की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी के बच्चे, मर्द, खवातीन और उनके साथ कश्मीरी कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में आज भारतीय हाई कमीशन के बाहर मौजूद है। पुलिस ने चारों तरफ कोर्डन ऑफ कर रखा है और भारतीय हाई कमीशन को जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि पुलिस ने मुजाहिदीन की हिफाजत के लिए CCTV खसूसी तौर पर कैमरे। ठीक है असद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं, मसला कश्मीर पर पुरानी और रवायती सिफारतकारी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में शीरी मज़ारी ने कहा, वज़ीर आज़म ने अकेले पूरे कश्मीर पर बयानिया बदलिया। दफ्तर खारजा ने बयानिया आगे बढ़ाया हुआ होता तो दुनिया कश्मीर का नोटिस ले चुकी होती। हमारी अगर डिप्लोमेसी इतनी वो पुराने तौर तरीकों पे चलेगी कि जी एक एम्बेसडर ने जाके बात कर दी, एक फोरम पे वो हो गया, किस्सा ख़त्म, इस तरह नहीं चलेगा।
कश्मीरीज आर डाइंग एवरी डे, और हम अपनी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। मैं कहती हूँ जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स किए हैं, और जितना उन्होंने पूरा नैरेटिव बदला है सिंगल हैंडेडली, अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे कश्मीर की पॉलिसी बना रहे हैं वो इसको टेक अप करते तो आज हालात बहुत फर्क होते, दुनिया नोटिस ले चुकी होती। मैं आई स्टिल मेंटेन, चाहे जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, लेकिन आप तो कुछ हिले। कराची में बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हाइब्रिड इजलास हुआ, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस कराची में हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने जो है हाइब्रिड के जरिए शिरकत की। इसके साथ साथ वीडियो लिंक के जरिए भी वो इस इजलास में शरीक हुए। इस इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी बिलावल हाउस कराची में ये शरीक हुए। उन्होंने इस इजलास को मुख्तरन जो है खिताब किया। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा अदलिया समेत तमाम इदारों का एहतराम किया है, उन पर हमेशा उन पर उनकी क़यादत पर इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन बिलाखिर वो इल्ज़ामात जो गलत साबित हुए उन्हें तो सुरखरू हुए, अदालतों से उनको भी इंसाफ मिला। साबिक सदर ने यह भी कहा है कि वो पहले भी कह चुके हैं कि ये मुल्क जो है सिलेक्टेड नहीं चला सकते हैं, अगर मुल्क को चलाना है या मैशत को बचाना है तो सबको एक होना पड़ेगा। साबिक सदर ने यह भी कहा कि वो फैसले करेंगे जो जमहूरियत और आइन की बका के लिए होंगे। इस इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 17 अगस्त को नेब में पेशी के हवाले से पार्टी रहनुमाओं ने मुशावरत की। इस हवाले से मुज़ाकराती कमेटी का इस वक्त भी इस पर मुशावरत जारी है। कुछ देर में पार्टी के रहनुमा बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नेब के सामने पेशी अकेले हो या पार्टी के रहनुमा उनके हमरा जो है पिंडी जाएं। इस हवाले से मुशावरत का अमल इस वक्त भी जारी है। इस वक्त भी मुशावरत का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो, आपने अपडेट किया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बिजली बहरान के खात्मे का क्रेडिट नवाज शरीफ को दे दिया। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि नवाज शरीफ दौर में पावर प्लांट्स लगाने से लोड शेडिंग खत्म हुई। सी पैक का फोकस अब सनतों और ज़राअत के फ़रोग पर है। इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू में अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, ईरान पर आलमी पाबंदियाँ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग में रुकावट हैं, इसलिए ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स के क़याम का फैसला किया है, जबकि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मार्केट्स कायम करने का अमल जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बिजली बहरान के खात्मे का क्रेडिट नवाज शरीफ दौर को दे दिया। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, नवाज शरीफ दौर में पावर प्लांट्स लगाने से लोड शेडिंग खत्म हुई। सी पैक का फोकस अब सनतों और ज़राअत के फ़रोग पर है। इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि ईरान पर आलमी पाबंदियाँ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग में रुकावट है, इसलिए ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स के क़याम का फैसला किया है। हुकूमत और अवाम दोनों ही ईद के बाद की जाने वाली एपीसी पर सवालात पूछ रहे हैं कि अपोजिशन की एपीसी ताखीर का शिकार क्यों? आखिर अपोजिशन जमातों का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों ताखीर का शिकार है? ये बता रहे हैं अवैस कियानी अपनी इस रिपोर्ट में। अपोजिशन जमातों के आपस में इख्तलाफात या सियासी मफादात। बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम फे और दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ एपीसी के लिए एक एजेंडे पर मुत्तफिक नहीं हो सकीं। ज़राए के मुताबिक 3 बड़ी अपोजिशन जमातें एपीसी के फौरी इनेकाद पर ताहाल मुत्तफिक न हो पाईं। एपीसी में मजीद 2 माह की ताखीर हो सकती है। ज़राए का कहना है कि मुहर्रम और सफर के माह में कोई बड़ी सियासी सरगर्मी नहीं हो सकती और अब अक्टूबर में ही एपीसी का इनेकाद होगा। सियासी जमातों का ये भी मानना है कि एपीसी में बड़ा ऐलान आना चाहिए और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो एपीसी का कोई फायदा नहीं होगा। अरकान का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला एपीसी में ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ ज़राए का ये भी दावा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही ताहाल मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पाई। अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि एपीसी बुलाने से मुतालिक कोई इख्तिलाफ नहीं, यकसुई के साथ अवाम का एतमाद हासिल किया जा सकता है। अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर कौम के सामने रखना होगा।
اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کمزور مسلم ممالک کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ UAE کا فیصلہ امت مسلمہ یا عرب دنیا کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ APC بلانے سے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس پر اختلاف نہیں کہ ہم APC بلائیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ ہمیں ایک نئی تحریک کی طرف جانا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہماری نظر میں اس نظریے کے ساتھ متصادم ہیں۔ اگر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو، ہمارے عمل میں تذبذب ہو، تو پھر عام آدمی کا وہ اعتماد ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ہونا چاہیے۔ یہ فلسطینیوں کی جو جدوجہد آزادی ہے، یہ معاہدہ بالکل اس 70 سال کے دور پر محیط جدوجہد آزادی کی نفی ہے۔ اسی طرح کمزور مسلمان ممالک کی گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدات کرے۔ بہرحال UAE کا عمل نہ تو عرب دنیا کی نمائندگی ہے، UAE اتنا بڑا ملک نہیں ہے، نہ ان کی وہ حیثیت ہے کہ اس کا فیصلہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہو۔ تو یہ فیصلہ اور یہ ملک ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو یا امت مسلمہ کا فیصلہ قرار دیا جا سکے یا عرب دنیا کا فیصلہ قرار دیا جا سکے، لیکن اس پر امت ایک واضح موقف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ ونڈ پاور سے چلنے والے 13 بجلی گھروں نے سستی بجلی فراہمی کے لیے حکومت کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 5 بجلی گھر پیر کو معاہدے پر دستخط کریں گے۔ نجی بجلی گھر 104 ارب روپے واپس کرنے پر بھی تیار، جبکہ منافع کی ادائیگی ڈالر کی بجائے روپے میں ہوگی۔ اسی پر دیکھیے اویس کیانی کی رپورٹ۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم اور نجی بجلی گھروں کے درمیان معاہدے کی تفصیلات آ گئیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور بجلی گھروں کے درمیان ادائیگیوں، بجلی کی قیمتوں اور فرانزک آڈٹ سے متعلق امور پر مذاکرات ہوئے۔ معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں نجی، حکومتی اور سی پیک کے تحت بننے والے بجلی گھر شامل ہیں۔ معاہدے کے تحت ونڈ انرجی ٹیرف 25 روپے فی یونٹ کی بجائے 14 روپے فی یونٹ ہوگا۔ اس اقدام سے حکومت کو 700 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق معاہدے کے تحت بجلی گھروں کو منافع کی ادائیگی ڈالر کی بجائے روپے میں ہوگی۔ جب تک معاہدوں کی مدت ہے، ڈالر کا ریٹ 148 روپے ہوگا۔ 1994 کی پاور پالیسی کے تحت لگنے والے 2 بجلی گھروں نے دستخط کر دیے ہیں۔ 1994 کی پاور پالیسی کے تحت لگنے والے 5 بجلی گھر پیر کو معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ 2002 کی پالیسی کے تحت قائم ہونے والے 12 بجلی گھروں نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ والوں میں اینگرو، ہیپکو، نشاط انرجی، اٹک، اورینٹ، لبرٹی اور سیف گروپ شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کے پاس بجلی گھروں کے فورنزک آڈٹ کا اختیار بھی تھا، لیکن کمیٹی نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا۔ ذرائع کے مطابق نجی بجلی گھر 104 ارب روپے واپس کرنے پر تیار ہیں اور یہ وصولیاں نیپرا کے ذریعے ہوں گی۔ کراچی میں مزار قائد کی تمام شاہراہیں ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ ٹریفک کو اطراف کی سڑکوں پر موڑا جا رہا ہے۔ کئی علاقوں میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو گئی ہے۔ اس مزید جانیں گے ہمارے نمائندے سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمر بتائے گا کیا وجہ بنی، کیوں ٹریفک کو موڑا جا رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں اچانک سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پولیس کی جانب سے روڈوں پر کنٹینر اور واٹر ٹینکر کھڑے کر کے روڈ کو بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مزار قائد کے اطراف میں گرو مندر اور جو پیپلز چرنگی اور صدر تک بدترین ٹریفک جام ہو گیا اور شہری پریشان حال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا دباؤ دیگر اہم شاہراہوں پر بھی موجود ہے، جبکہ شارع فیصل نصری کے مقام پہ اور راشد مناس روڈ پر بھی ٹریفک کا شدید دباؤ آ گیا اور شہری پریشان ہو گئے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے سمر، شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں سیف سٹی کے کیمرے کام آ گئے۔ محمد اویس نامی بچہ لاپتہ ہو گیا۔ اہل خانہ نے گمشدگی کا مقدمہ درج کروایا۔ پولیس نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے بچے کو 24 گھنٹوں کے اندر تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، صدام مانگٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدام بتائے گا۔ بالکل، تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے سے محمد اویس نامی بچہ جو ہے وہ گھر سے لاپتہ ہوا تھا، جس پر تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس کی جانب سے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ بچے کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی اور 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ بچے کو فوری طور پر تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد کے احکامات پر 2 ٹیمیں جو ہیں وہ خصوصی طور پر تشکیل دی گئی تھی۔ ایک ٹیم کی سربراہی ایس پی رورل، جبکہ دوسری ٹیم کی ایس پی سی آئی اے سربراہی کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدام، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ حکومت نے ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کمر کس رکھی ہے۔ جہاں کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، وہیں
बदउनवान ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमेशा वादा मुआफ गवाह बनकर अपना दामन बचाने में कामयाब हो जाती है। इसी हवाले से कैसर खोकर की रिपोर्ट देखिए। ब्यूरोक्रेसी में मौजूदा अफसरान करप्शन की बहती गंगा में हाथ तो धो लेते हैं, मगर जब वक्त हिसाब आता है तो बचने के लिए वादा मुआफ़ बन जाते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब का गैर कानूनी परमिट जारी करने का इल्जाम सामने आया है, जिसमें साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने फौरी तौर पर नैब को वादा मुआफ़ बनने की पेशकश की है, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला डॉक्टर रहील सिद्दीकी भी वादा मुआफ़ बनने के लिए परतोल रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मज़कूरा दोनों अफसरान शराब परमिट केस में बराबर के मुल्ज़म हैं। अगर ये वादा मुआफ़ा बन सकते हैं तो कल को उस्मान बुज़दार भी कह सकते हैं कि मुझसे ये काम मज़कूरा अफसरान ने करवाया था। ज़राए का कहना है कि अफसरान दौरान सर्विस घर, गाड़ी, अच्छी तैनाती और तरक्की के लिए हर नाजायज और जायज काम करने के लिए तैयार होते हैं, और जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वादा मुआफ़ा बनकर जान छुड़वा लेते हैं। कुछ अफसरान जो हैं वो बाद में वादा मुआफ़ गवाह बन जाते हैं। देखना ये चाहिए कि उनका रोल बीच में क्या था, क्या उन्होंने इस गलत काम की परफॉर्मेंस में अपना रोल अदा नहीं किया। गैर कानूनी शराब परमिट केस में अगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुजरम तो मज़कूरा बाला दोनों अफसरान भी बराबर के हिस्सेदार हैं, जिन्हें रियायत की बजाय बराबर की सजा दी जानी चाहिए। नैब के अंदर जितने केसेस में वादा माफ गवाह बनाए जाते हैं ये इंतहाई गैर मुनासिब है। एक तो वादा माफ गवाह पहले ही शरीक मुजरम होता है, और फिर वादा माफ गवाह जो है उसको आप ये मार्जिन दे देते हैं, वो सारा मुद्दा जो है वो दूसरे पे डाल देता है। करप्शन उठाने वाले अफसरान सियासतदानों को इंसाफ की सूली चढ़ाकर खुद वादा मुआफ़ा बनकर बरिअज़्मा हो जाते हैं। अगर मुल्क से करप्शन का नासूर खत्म करना है तो इस रवायत को भी खत्म करना होगा और करप्शन में शामिल तमाम हिस्सेदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पे बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी सुनारे के पास जाएगा, अगर कोई शख्स किसी अकाउंटेंट के पास जाएगा, अगर कोई शख्स किसी वकील के पास जाएगा और इसी तरह दीगर प्रोफेशनल्स के पास जाएगा, तो वो इस बात के उन पे ये बात लाजिम होगी कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का दायरा इतना वसी कर दिया गया है कि कोई दर्जन से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अब बन गई हैं इस कानून के तहत। दीगर दर्जन से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पूछ गीछ कर सकें कि आपका अगर ये क्लाइंट है तो ये इसके पास ये पैसे कहाँ से आए, इसने ये काम कैसे किया, इसने ये काम में क्या है। यानी कि इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि ख़ास तौर पे वकला के तौर के ऊपर कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट एंड काउंसिल की बात होती है, या जो प्रोविज़न कानून शहादत के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी की मौजूद है, उसको भी रौंद दिया गया और उसको भी पामाल कर दिया गया। लिहाजा ये ब्रीफिंग दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलके इन तीन ख़ास तौर पे कवानीन की जो है वो डट के मुकाबला करेगी। दूसरी जो बात अहम है वो नैब की है। नैब का जो किरदार रहा है वो आपके और हमारे सामने है, और उसमें हमें तो किसी वक्त भी इस बात का शक नहीं था, और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आज दिन से नहीं, इब्तिदा से नैब से जो है वो मुतासर रही है। पेट्रियट्स बने तो नैब के ज़रिए से बने। पीपल्स पार्टी को बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि किस तरह नैब को इस्तेमाल किया जाता है। कि बस पहले इम्तिहान में ही नाकाम हो गई। बस खराब होने पर मुसाफिर पैदल स्टेशन तक चलने पर मजबूर हुए। आप मनाजिर भी देख सकते हैं, पेशावर बीआरटी की बस पहले इम्तिहान में ही नाकाम हो गई है। बस खराब होने पर मुसाफिर पैदल स्टेशन तक चलने पर मजबूर हुए हैं। मजीद जानेंगे, मैं नुमाइंदे अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत बताएगा कैसे खराब हो गई, अभी तो आगाज हुआ है बीआरटी सर्विस का। जी बिल्कुल, पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट का आज दूसरा दिन है और आज ही बस जो है वो किला बाला हिसार के
5 जो स्टेशन है वहाँ पर खराब हुई, जिसमें से जो बैठे मुसाफिर थे वो नीचे उतरे और नज़दीकी जो स्टेशन थे वहाँ पर पैदल जाने पर मजबूर हुए हैं। अब तक ये मसला जो है वो चूँकि जो तकनीकी माहिरीन है वो देखेंगे कि ये क्यों ख़राब हुई है, लेकिन ये बीच रास्ते में ही ख़राब हो गई है और उससे फिर क्रेन के ज़रिए जो नज़दीकी डिपो है वहाँ पर चमकनी की वहाँ पर ले जाया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत, आपने अपडेट किया। होगा कराची पुलिस ने मुल्जिमान की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया है। कराची पुलिस ने ई टैगिंग से मुतालिक तजावीज़ भी तैयार कर ली है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हमारे साथ रहिएगा।